नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कानूनी शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की बातचीत में तो बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद उनके असली मतलब से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस से जुड़े कुछ दस्तावेज भेजे हैं। और उनका मकसद है संपत्ति के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं, उनके बीच का बारीक फर्क समझना। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश इन्हीं कानूनी शब्दों की गुत्थी सुलझाने की है। हम देखेंगे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकॉइटी में क्या फर्क है। और फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग जैसे शब्द भी हैं। ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? हाँ, इन सब पर बात करेंगे। मुझे लगता है इन सभी अपराधों के बीच एक जो कॉमन धागा है वो सहमति या कंसेंट से जुड़ा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या संपत्ति सहमति के बिना ली गई, या सहमति डर दिखा के ली गई, या फिर धोखे से? बिल्कुल, इसी नजरिए से इसे समझना सबसे आसान है। तो चलिए इसी की परतें खोलते। सबसे पहले सबसे आम शब्द थेफ्ट यानी चोरी। जी कानून की नजर में चोरी क्या है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 के मुताबिक थेफ्ट के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे कि पहली और सबसे जरूरी शर्त है बेईमानी का इरादा, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन। राइट, इरादा ही सब कुछ है। बिल्कुल। दूसरी, ये हमेशा चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होती है। जैसे पैसा, गहने या गाड़ी। हाँ, और तीसरी, वो संपत्ति किसी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना हटाई जाती है। बिना सहमति के, ये बहुत जरूरी है। और चौथी, उसे हटाने के लिए कोई हरकत, कोई मूवमेंट होना चाहिए, भले ही जरा सा। तो अगर ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, तो वह कानूनी तौर पर थेफ्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब कोई किसी का घर या जमीन चोरी नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसके लिए यकीनन अलग कानून होंगे, है ना? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति जैसे घर या जमीन की चोरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए दूसरे अपराध लागू होते हैं, जैसे आपराधिक अतिचार मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर जालसाजी, फॉर्जरी। अच्छा, थेफ्ट का कानून सिर्फ उन चीजों पर लागू होता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। समझ गया। तो अगर कोई बेईमानी से किसी की जेब से पर्स निकाल ले, तो ये थेफ्ट का सीधा साधा मामला हुआ। एकदम सही। इरादा भी है, पर्स मूवेबल भी है, सहमति भी नहीं है, और निकालने की हरकत भी हुई। बिल्कुल। और इसी धारा में एक नई और दिलचस्प बात भी जोड़ी गई है। वो क्या है? अगर चोरी की गई चीज की कीमत 5,000 रुपए से कम है हाँ। और अपराधी का ये पहला जुर्म है, तो अदालत उसे जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकती है। लेकिन एक शर्त पर, राइट? हाँ, बशर्ते वो संपत्ति लौटा दे। ये एक सुधारात्मक कदम है। ये तो वाकई एक बहुत अच्छा बदलाव है। खैर, चोरी तो चुपके से बिना सहमति के होती है। जी। लेकिन क्या हो अगर अपराधी अपनी मौजूदगी जाहिर करे और संपत्ति लेने के लिए सहमति मांगे, पर वो सहमति धमकी की नोक पर ली जाए? यहीं पर शायद एक्सटॉर्शन की बात आती है। बिल्कुल, यहीं से अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है। एक्सटॉर्शन, जिसे हम आम भाषा में जबरन वसूली कहते हैं, हाँ। वो धारा 308 में समझाया गया है। इसमें हिंसा का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि डर का इस्तेमाल होता है। डर का? हाँ, अपराधी जानबूझकर किसी को किसी भी तरह की चोट मतलब इंजरी का डर दिखाता है। और ये चोट सिर्फ शारीरिक हो ये जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये किसी की प्रतिष्ठा, संपत्ति या मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाने का डर भी हो सकता है। मतलब एक तरह की ब्लैकमेलिंग। जैसे कोई कहे कि मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम्हारी कोई निजी जानकारी सबको बता दूंगा। हाँ, ये इसका एक सटीक उदाहरण है। तो उस डर के असर में आकर जब कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने पर मजबूर हो जाता है, तो वो एक्सटॉर्शन कहलाता है। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में मुख्य फर्क यही हुआ कि थेफ्ट में संपत्ति आपकी जानकारी के बिना जाती है, और एक्सटॉर्शन में आप डर के कारण खुद अपनी संपत्ति देते हैं। सहमति तो है पर वो आजाद नहीं है। हाँ, वो डर से पैदा हुई है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। हम्म। आपने एक्सटॉर्शन में चोट के डर की बात की, जी। और रॉबरी में भी हिंसा या उसके डर का जिक्र आता है। तो हाँ, अच्छा सवाल है। अगर कोई फोन पर धमकी दे कि पैसे दो वरना कल तुम्हारे घर आकर तुम्हें मारूंगा, ये एक्सटॉर्शन है। हाँ। लेकिन अगर वो सामने खड़े होकर यही बात कहे, तो वो रॉबरी बन जाती है। क्या सिर्फ तत्काल या इमीडिएट होने का ही फर्क है? आपने बहुत ही सही नस पकड़ी है। यही वो बारीक लकीर है जो एक्सटॉर्शन को उसके ज्यादा गंभीर रूप यानी रॉबरी से अलग करती है।
तो हर रॉबरी में थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होता ही है। बिल्कुल, हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन, लेकिन एक अतिरिक्त तत्व के साथ, और वो तत्व है तत्काल डर। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। चोरी, लूट यानी रॉबरी कब बनती है? धारा 309 के अनुसार अगर चोरी करते वक्त अपराधी उस चोरी को अंजाम देने के लिए या चोरी का माल लेकर भागने के लिए किसी को तत्काल मृत्यु, चोट या गलत तरीके से रोकने, मतलब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर पैदा करता है या सचमुच चोट पहुंचाता है, तो वही चोरी रॉबरी बन जाती है। एकदम। जैसे किसी का हार छीनकर भागना चोरी है, लेकिन अगर हार छीनते वक्त वो धक्का दे दे या चाकू दिखाकर डराए तो वो रॉबरी है। मतलब तत्काल शब्द यहाँ सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। और एक्सटॉर्शन के मामले में ये रॉबरी कैसे बनता है? ठीक उसी तरह, जब एक्सटॉर्शन करने वाला व्यक्ति सामने मौजूद हो और तत्काल मौत या चोट का डर दिखाकर संपत्ति की मांग करे, तो वो रॉबरी है। हाँ, तो वो एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बन जाता है। फोन पर दी गई भविष्य की धमकी एक्सटॉर्शन है। लेकिन सामने खड़े होकर बंदूक की नोक पर पैसे मांगना रॉबरी है। बिल्कुल सही। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में जब तत्काल हिंसा या उसका डर जुड़ जाता है तो वो रॉबरी का रूप ले लेता है। रॉबरी तो समझ आ गया, लेकिन डेकॉइटी का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में तो शोले के गब्बर सिंह और घोड़ों पर सवार डाकू आ जाते हैं। हाँ, सोचना स्वाभाविक है, फिल्मों ने ऐसी ही छवि बनाई है। तो क्या कानून भी इसे ऐसे ही देखता है? नहीं, कानून इसे बहुत सीधे सीधे परिभाषित करता है। धारा 310 के मुताबिक जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करते हैं, 5 या ज्यादा, हाँ, या करने की कोशिश करते हैं, तो उसे डकैती यानी डकैती कहते हैं। बस इतना ही? बस इतना ही। तो रॉबरी और डकैती में फर्क सिर्फ अपराधियों की संख्या का है। अरे, तो इसका मतलब शोले में गब्बर सिंह और उसकी पूरी सेना असल में डकैती के अपराधी थे, सिर्फ लूट के नहीं। बिल्कुल। और अगर आज के जमाने में 5 लोग मिलकर किसी बैंक में बंदूक की नोक पर लूट करें, तो उसे भी तकनीकी रूप से डकैती ही कहा जाएगा। हाँ, बिल्कुल, भले ही वो घोड़ों पर ना आए हों। कानून के लिए माध्यम जरूरी नहीं, संख्या जरूरी है। सही पकड़ा आपने। 5 से कम लोग हैं तो रॉबरी, 5 या उससे ज्यादा है तो डकैती। ठीक है, तो अभी तक हमने उन अपराधों की बात की जहां संपत्ति को जबरदस्ती या चुपके से लिया जाता है। जी। लेकिन उन मामलों का क्या जहां संपत्ति पहले से ही किसी के पास हो और बाद में नियत खराब हो जाए? बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ शायद डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात आएगी। आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। अब हम उन अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां संपत्ति का कब्जा शुरू में गलत नहीं होता। अच्छा, धारा 314 यानी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इसी के बारे में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना या उसे अपने इस्तेमाल में ले लेना जो आपको कहीं मिली हो। इसका कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है सड़क पर मिला हुआ बटुआ। हाँ, मान लीजिए आपको एक बटुआ मिलता है, उसे उठाना कोई अपराध नहीं है। हो सकता है आप उसे लौटाना चाहते हो। सही बात है। लेकिन अगर बटुए में मालिक की पहचान है या आपके पास मालिक को ढूंढने के उचित साधन है और फिर भी आप बेईमानी से उसे अपने पास रख लेते हैं या उसके पैसे खर्च कर देते हैं, तो ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि इसका मतलब है कि जुर्म का इरादा संपत्ति हाथ लगने के बाद में भी बन सकता है। बिल्कुल। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अपराधी पहले से ही इरादा बनाकर आता है। यही इसका सबसे खास पहलू है। अपराध तब शुरू होता है जब बेईमानी की नीयत आती है और आप उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, ना कि तब जब आपको वो संपत्ति मिलती है। सही कहा। यहाँ संपत्ति आपको किसी ने भरोसे पर नहीं दी थी, वो बस आपको मिल गई। भरोसे वाली बात से एक और शब्द याद आया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये मिसअप्रोप्रिएशन से कैसे अलग है? सुनने में दोनों बहुत एक जैसे लगते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क एक ही शब्द में छिपा है, भरोसा या एंट्रस्टमेंट। एंट्रस्टमेंट। हाँ, मिसअप्रोप्रिएशन में संपत्ति अचानक मिल जाती है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जैसा कि धारा 315 में बताया गया है, तब होता है जब आपको कोई संपत्ति या उस पर नियंत्रण एक भरोसे के तहत सौंपा गया हो और आप उस भरोसे को तोड़कर उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ संपत्ति सौंपी गई थी, मिली नहीं थी। बिल्कुल। जैसे किसी कंपनी का कैशियर जिसे कंपनी के पैसे संभालने का काम दिया गया है, अगर वो उसमें से कुछ पैसे अपनी जेब में डाल ले। एकदम सही। यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक सटीक उदाहरण है। या जैसे
मैंने अपनी गाड़ी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास छोड़ी। और उसने उसे बेच दिया। हाँ। यहाँ दोस्त ने आपके भरोसे को तोड़ा है, इसीलिए कानून इसे सड़क पर मिले बटुए को रखने से ज्यादा गंभीर अपराध मानता है। क्योंकि इसमें विश्वासघात शामिल है। बिल्कुल, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमने बिना सहमति के लेना देखा, डर से सहमति लेना देखा और अब भरोसे को तोड़ना भी देख लिया। जी। अब एक आखिरी तरीका बचा है संपत्ति हासिल करने का, धोखे से सहमति लेना। यहीं पर चीटिंग यानी धोखाधड़ी की बात आती है ना? बिल्कुल, हमारी सहमति वाली यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है, चीटिंग यानी धोखाधड़ी। हाँ। जैसा कि धारा 318 में बताया गया है, ये पूरी तरह धोखे के कार्य पर आधारित है। मतलब? इसमें एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने के लिए उकसाता है। जैसे कोई नकली सोने को असली बताकर बेच दे? हाँ, या कोई नकली हीरे को असली बताकर गिरवी रख दे और पैसे ले ले। अच्छा। इसमें धोखा देना और उस धोखे के कारण सामने वाले को अपनी संपत्ति आपको सौंपने के लिए राजी करना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सामने वाला अपनी मर्जी से संपत्ति दे रहा है। दे तो रहा है, लेकिन उसकी ये मर्जी या सहमति धोखे पर आधारित है। अगर उसे सच पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। बिल्कुल। चीटिंग का एक और पहलू है, इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा संपत्ति का ही लेन देन हो। तो फिर और क्या हो सकता है? अगर कोई आपको धोखा देकर कोई ऐसा काम करने या न करने पर मजबूर करे जिससे आपको शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति का नुकसान हो, तो वो भी चीटिंग है। जैसे कोई नकली डिग्री दिखाकर नौकरी हासिल कर ले। बिल्कुल सही उदाहरण है। यहाँ उसने कंपनी को धोखा देकर सैलरी के रूप में संपत्ति हासिल की। वाह, तो आज हमने संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपराधों के बीच के फर्क को समझा। उम्मीद है श्रोताओं को भी ये स्पष्ट हुआ होगा। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, ये सभी शब्द अब सिर्फ कानूनी जार्गन नहीं लग रहे। नहीं, अब इनके पीछे का इरादा और तरीका साफ नजर आ रहा है। और अगर आप इन सभी अपराधों को एक साथ देखें तो वो सहमति वाली बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। हाँ, ये एक अच्छा समरी पॉइंट है। चोरी में सहमति होती ही नहीं। एक्सटॉर्शन में सहमति डर से हासिल की जाती है। चीटिंग में सहमति धोखे से ली जाती है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पहले से दी गई सहमति और भरोसे को तोड़ा जाता है। और कानून हर तरह के इस उल्लंघन को उसकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग देखता है। और इसलिए सजा भी अलग अलग होती है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है इन सबको याद रखने के लिए। और जाते जाते श्रोता के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की डिजिटल दुनिया में जहां संपत्ति अक्सर भौतिक नहीं होती, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल आर्ट या हमारा निजी डेटा, बहुत रेलेवेंट सवाल है। इन पारंपरिक परिभाषाओं को कैसे लागू किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। क्या किसी के ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट से वर्चुअल तलवार चुराना थेफ्ट है, या किसी के क्लाउड स्टोरेज का पासवर्ड लेकर उसका डेटा डिलीट करने की धमकी देना एक्सटॉर्शन है?